गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको इतिहास या हिस्ट्री का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा है, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत में चोल राजवंश, स्थापत्य कला, कला, साहित्य के बारे में ये अध्याय है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, बाकी टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुकी हैं। कल मैंने आपको अशोक के धम्म के बारे में बताया था, तो आज हम अशोक की धम्म नीति के क्रियान्वयन, धम्म नीति का मूल्यांकन और मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो धम्म नीति का क्रियान्वयन, अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक नीति अपनाई, व्यवहारिक उपाय अपनाए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध नीति का परित्याग कर दिया, युद्ध घोष के स्थान पर या भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का उसने निर्णय किया या धम्म घोष को अपनाने के लिए वो प्रेरित हुआ। उसने हमेशा के लिए युद्ध नीति या पशु बलि पर रोक लगा दी या युद्ध नीति को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया और युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को उसने अपनाया। अपितु आम जनता के दुख दर्द और उनकी आवश्यकता को भी अशोक ने समझा। उसने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने तथा लोकहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तो अशोक के धम्म के नीति का प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक नीति अपनाई, उसने व्यवहारिक उपाय किया। इसके तहत अशोक ने न केवल युद्ध नीति का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया, बल्कि आम जनता के दुख दर्द और उनकी आवश्यकता को भी समझा। उसने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने और लोकहित के कार्य करने के लिए सम्राट अशोक ने लोकहित के कार्य करने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए, जनता को न्याय में देरी न हो, इसके लिए उसने नौकरशाहों को पाबंद किया। अशोक ने सार्वजनिक हित के अनेक कार्य किए, सार्वजनिक महत्व के अनेक कार्य किए, जैसे कि उसने परिवहन मार्गों के लिए राजमार्गों, ग्रामीण मार्गों का निर्माण करवाया। उस समय के जो राजमार्ग थे वो आज के राष्ट्रीय राजमार्गों से अलग थे। इसके अतिरिक्त उसने सिंचाई के लिए कुओं का, सरायों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का और जो प्रमुख नगर थे उनका उसने निर्माण करवाया। इसके लिए उसने सड़कों के दोनों किनारों पर उद्यानों, बाग बगीचों का निर्मित करवाया। इसके अतिरिक्त उसने मार्गों के बीच स्तंभ लेख के माध्यम से धम्म के उपदेशों को उत्कीर्ण करवाया। उसने राहगीरों के लिए सड़कों के किनारे पर वृक्ष लगवाए। सम्राट अशोक ने जनता के हित के लिए अस्पताल, औषधालय या रात्रिकालीन निवास के लिए रेन बसेरों का निर्माण करवाया। इन सार्वजनिक हितकारी के उद्देश्य क्या था? धम्म या धर्म को स्वीकार करना, धर्म में वृद्धि करना था। अशोक ने धम्म के उपदेशों को, जो धर्म के उपदेश थे या धर्म के जो मौलिक सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को उसने पाषाण खंडों पर, बड़े बड़े जो पाषाण खंड थे, शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, और उसको उसने उन स्तंभों पर उत्कीर्ण कराया और ऐसी जगह पर उन्हें लगाया जहां आम जनता धम्म के उपदेशों को, धम्म के मार्ग को पढ़कर उससे नैतिक शिक्षा ले सके। अशोक का जो धम्म था बेटा, वो कोई राजकीय धर्म नहीं था, एक धर्म विशेष नहीं था या बौद्ध धर्म नहीं था। जो अशोक का धम्म था
वो पाली भाषा से लिया गया है। धम को हिंदी में धर्म कहते हैं, लेकिन जो धर्म था वो धर्म विशेष न होकर धर्मनिरपेक्ष धर्म था, बल्कि यह एक धर्म विशेष न होकर इसमें नैतिक मूल्यों, नैतिक संहिता, नैतिक मान्यताओं की एक आचार संहिता थी। एक नैतिक मूल्यों, नैतिक मान्यताओं, नैतिक सिद्धांतों की एक आचार संहिता थी, जिसे धम्म नाम दिया गया। तो धम्म नाम है वो अशोक के अभिलेखों में बार बार आता है। तो जैसा आपको पता है, धम्म का मूल सिद्धांत क्या था? सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार, जो भारतीय संस्कृति में अतीत काल से प्रचलित रही हैं। ये वो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं जिनसे जनता प्रेरणा लेती है। तो धम्म के मूल सिद्धांत क्या है? सहिष्णुता, दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, सदाचार, ये धम्म के सिद्धांत रहे हैं जो भारतीय धर्म और संस्कृति के प्राचीन काल से ही हिस्सा रही हैं, और वर्तमान में भी उनका महत्व है वो यथावत है। तो अशोक के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी थे वो इतने सशक्त, इतने मजबूत और इतने शक्तिशाली नहीं थे कि धम्म के सिद्धांतों को लागू कर सके। यद्यपि उन्होंने धम्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया था, लेकिन जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो शासकीय दृष्टि से दुर्बल थे, कमजोर थे। साम्राज्य छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों, राजनीतिक इकाइयों में बंट गया था। अशोक के बाद में ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो इन्हें एकता के सूत्र में बांध सके, इनमें एक राजनीतिक एकता स्थापित कर सके। धम्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता और सीमा की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि उस समय भारत था वो आंतरिक और बाह्य आक्रमण से ग्रसित था। आंतरिक और बाह्य अशांति थी, वो फैल गई थी। अशोक के उत्तराधिकारी थे वो देश में राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं कर पाए थे। तो धम्म के नीति के क्रियान्वयन आपको पता है शांति काल में हो सकता है। युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति की स्थिति में धम्म के सिद्धांतों को लौकिक रूप से व्यवहारिक दृष्टि से लागू नहीं किया जा सकता। धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों के द्वारा जनता के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग गए थे। जो धम्म महामात्र, जिनका उद्देश्य जनता को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देना था, वो जनता के कार्यों में अशोक के उत्तराधिकारियों के समय अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने लग गए थे। सांप्रदायिक संघर्ष है वो बराबर बढ़ते चले गए थे, क्योंकि समस्या थी वो व्यवस्था की जड़ों में विद्यमान थी। तो उपयुक्त कारणों से अशोक का जो धम्म सिद्धांत था वो सही ढंग से फलीभूत नहीं हो सका। फिर भी सम्राट अशोक था वो सराहना का पात्र था। उसने ऐसे पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता महसूस करते हुए ऐसी धर्म की नीति का प्रतिपादन किया जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो अशोक है वो सराहना का पात्र है। उसने, सम्राट अशोक ने, जिसकी गिनती भारत के महानतम सम्राटों में से होती है बेटा, उसने एक पथ प्रदर्शक के रूप में आवश्यकता को महसूस करते हुए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की एक संहिता प्रकाशित की, जिसे हम धम्म कहते हैं। जो धम्म सिद्धांत है, जो नैतिक मूल्य और आदर्श हैं, वो वर्तमान में भी उतने अधिक प्रासंगिक है, उतने अधिक मौलिक है, उतने अधिक व्यवहारिक हैं। अब हम मौर्य प्रशासन के बारे में देखते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मौर्य काल की हमें जानकारी, हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज, उसकी पुस्तक इंडिका से हमें तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य वंश का होने के कारण चाणक्य, और विष्णुगुप्त मूल नाम था। विष्णुगुप्त चाणक्य उनका मूल नाम था। तो विष्णुगुप्त चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, प्रमुख सलाहकार थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में हमें तत्कालीन मौर्य प्रशासन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति, गुप्तचर प्रणाली, न्याय व्यवस्था,
प्रांतीय प्रशासन, प्रमुख तीर्थ, प्रमुख मंत्री, प्रमुख विभागाध्यक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों, शिलालेखों, गुहा अभिलेखों, स्तंभ अभिलेखों से, इसके अलावा दीपवंश, महावंश, इसके अतिरिक्त विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से हमें तत्कालीन मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत पहली बार भारत में राजनीतिक एकता देखने को मिली और सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से उनकी योग्यता और चरित्र को परखा जाता था। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति इच्छा के अनुसार होती थी, नहीं, बल्कि योग्यता और चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है, जिसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। उपदा परीक्षण एक प्रकार से जांच होती थी, जो कर्मचारी होते थे उनके चरित्र की, उनके नैतिकता की, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता की जांच है वो उपदा परीक्षण में की जाती थी। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का जो ढांचा था वो केंद्रीकृत था, समस्त शक्तियां राजा में थी, समस्त शक्तियां हैं वो राजा में निहित थी। अब हम केंद्रीय प्रशासन पर ध्यान देखेंगे तो है राजा। सबसे पहले राजा, जो राजा था, मौर्यकालीन राजा था, वो समस्त प्रशासन की धुरी था, प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र था। संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था राजा के इर्द गिर्द घूमती थी। महत्वपूर्ण और अत्यंत जरूरी निर्णय राजा स्वयं लेता था। राजा न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का सर्वे सर्वा होता था। वह समस्त प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करता था। मंत्री परिषद, यद्यपि फिर भी जो मौर्यकालीन राजा थे वो निरंकुश नहीं थे, जनता सर्वे सर्वा थी, समस्त शक्तियाँ, राजा की समस्त शक्तियाँ हैं वो जनता में निहित थी। तो जो मौर्यकालीन राजा है वो लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में विश्वास करते थे। मंत्री परिषद, जैसा आपको पता है वैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ऐसा ही कुछ मंत्रिमंडल है वो मौर्य काल में था। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसकी नियुक्ति उसके वंश, परंपरा, योग्यता, क्षमता, उपदा परीक्षण के बाद उसकी बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती थी और ट्रेनिंग में पास होने के बाद ही उसकी योग्यता, क्षमता की जांच परख होने के बाद उसे राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। अंतिम निर्णय का अधिकार स्वयं राजा का था, किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है। एक आंतरिक परिषद भी होती थी जिसे हम कैबिनेट मंत्री भी कह सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 और 4 जो कैबिनेट मंत्रालय होता है, जो राजा या प्रधानमंत्री के प्रमुख अधिकारी होते हैं, उसमें 3 या 4 प्रमुख मंत्री होते थे, जिनका कार्य क्या होता था, महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देना। तो जैसा आपको बताया गया है कि ये महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देते थे। अधिकारी, शीर्षस्थ राज्य अधिकारियों की संख्या 18 थी। इन्हें तीर्थ कहा जाता था। जो राज्य अधिकारी थे या विभाग थे उनको तीर्थ कहा जाता था। एक तरीके से जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे वो 18 थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये केंद्रीय विभाग कैबिनेट डिपार्टमेंट की देखभाल करते थे। इनमें कोषाध्यक्ष, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं, कर्मांतिक, समाहर्ता, सन्निधाता, पुरोहित, सेनापति होता था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख है वो मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गतिविधियों, कृषि, कर, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कल कारखाने, फैक्ट्रियों, हस्तकला उद्योग, इसके अलावा शिल्प कला उद्योग, इनकी देखरेख करते थे। तो ये राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रित करते थे।
इसमें कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, बाट, नाप, कताई, बुनाई, खानों, वनों आदि का निर्गमन या नियंत्रण होता था। नगर प्रबंधन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो पाटलिपुत्र नगर था उसकी 6 समितियां थी, जिसमें प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये विभिन्न कार्य करते थे, जिसमें जैसे कि उद्योगों का कार्य, उद्योग के अलावा शिल्प कला, मूर्ति कला, मृण मूर्ति कला, विदेशी जनगणना, विदेशियों के विवरण, व्यापार वाणिज्य, निर्मित वस्तुओं की देखभाल, बिक्री कर आदि का नियमन, नियंत्रण, रख रखाव का काम करते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार नागरिक नामक नगर प्रशासन का अध्यक्ष, गोप और स्थानिक उसके सहायक कर्मचारी थे। तो अर्थशास्त्र के अनुसार नागरिक प्रमुख नागरिक अधिकारी होता था, जिसे वर्तमान में हम मेयर भी कह सकते हैं। मेयर जैसे जयपुर और बीकानेर जैसे शहरों में जहाँ पर नागरिक या जिसे हम मेयर कहते हैं वो प्रमुख नगर प्रशासक अधिकारी होता था, वैसा ही प्रशासनिक अधिकारी पाटलिपुत्र जैसे शहरों के लिए नियुक्त होता था। इसके अतिरिक्त गोप जिसे उप मेयर भी कह सकते हैं और स्थानिक, जो प्रमुख रूप से गोप और स्थानिक थे वो नागरिक की सहायता के लिए होते थे, मेयर की सहायता के लिए होते थे। जैसा कि आपको पता है बच्चों, सैन्य विभाग, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मौर्य काल में जो सेना थी उसके 6 विभाग थे बेटा, 6 भागों में सेना बंटी हुई थी। अश्व सेना, रथ सेना या घुड़सवार सेना, इसके अलावा पैदल सेना, हस्ती सेना के अतिरिक्त बेटा इसके अलावा रथ, यातायात और नौसेना भी प्रमुख रूप से थी। 5-5 सदस्यों की एक कमेटी होती थी जो अपने अपने सैन्य विभाग की देखरेख करती थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चतुरंगणी सेना का उल्लेख किया है। नायक सेनापति के बाद में प्रमुख अधिकारी होता था, जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व या सेना की कमान संभालने वाले सेनापति का काम करता था। गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन साम्राज्य इतना विशाल था, इतना विस्तृत था, लेकिन इसके बावजूद भी मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है उसकी छाप है वो आज भी हमें दिखाई देती है। मौर्य काल में प्रशासन था वो प्रांतों में बंटा हुआ था और गुप्तचरों के माध्यम से साम्राज्य की सूचना है वो राजा तक पहुंचती थी। ये जो गुप्तचर होते थे ये बालक के रूप में, विधवा के रूप में, कौड़ी के रूप में, गरीब के रूप में, इसके अलावा भिक्षुक के रूप में, विधवा स्त्री के रूप में, भिखारी के रूप में पूरे साम्राज्य में घूमते रहते थे। 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक संस्थिल और एक संचरण। संस्थिल जो एक स्थान पर रुककर, एक नगर में रुककर, एक गांव में रुककर जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे, जबकि संचरण पूरे राज्य में घूम घूम कर जो जनता की स्थिति है, जनता की जो गतिविधि हैं उनकी जानकारी सीधे राजा को देते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था प्रशासन है वो गुप्तचर व्यवस्था पर आधारित था। मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। गुप्तचरों की संस्था को संस्थिल और संचरण नाम दिया गया। संस्था और संचरण, संस्थिल और संचरण। संस्थिल थी वो एक स्थान पर रुककर प्रशासनिक गतिविधियों, अधिकारियों और जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे, जबकि संचरण था वो साम्राज्य में पूरे भाग में घूम घूम कर जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे और इसकी सूचना है वो राजा को दी जाती थी। तो जो बेटा मैंने आपको लिखाया है गुप्तचर व्यवस्था तक, यह जो आपको अंडरलाइन कराया है इसको आपको अंडरलाइन करना है, इसको लिखना है बेटा, इसको याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।